नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और जिस वक्त मार्केट में थोड़ी सी एक अजीब दुविधा की स्थिति है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे बॉर्डर पे भयानक टेंशन है और टेक्निकली भले ही ना कहे लेकिन एक वॉर चल ही रहा है। वैसे में मार्केट में साइकोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, और अगर कुछ एक्शन करना है तो वो क्या करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए आज हमने अपने शो में इनवाइट किया है पंकज जी को। और पंकज जी जाने माने मार्केट के एक्सपर्ट हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल में डायरेक्टर हैं, दिल्ली में रहते हैं और बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। तो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग आज ऐसे मौके पे बात कर रहे हैं जब थोड़ा सा तनाव का माहौल है। तो पहले ही मैं कह दूं, जय हिंद, जय भारत और जय भारत की सेना। बिल्कुल नीरज जी, जय हिंद। और जय नीरज जी, आपको इस नए अवतार में देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके साथ पहले आपके लंबी फर्स्ट इनिंग्स में आवाज के साथ भी बहुत प्रोग्राम किए, बहुत ही अच्छा लगता था। और चाहे तनाव का माहौल हो, पर आपके देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यू फील लाइट आप जैसे मिलके। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुड। तो बात जी, करते हैं मार्केट्स पे, what best we can offer to your viewers. बिल्कुल। थैंक यू सर। और सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है, जो तनाव चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, और हमारी सेना जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब उनको दे रही है। तो उस माहौल में जब ये एक सिचुएशन होती है, तो चूंकि आपने बहुत लंबा समय देखा है, आपने इससे पहले भी कई बार टेंशन देखे होंगे। तो मैं पहले ये समझ चाहता हूँ कि जनरली इन्वेस्टर ट्रेडर की क्या मन स्थिति होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, वो उनकी सोच में और इनके एक्शन में क्या गड़बड़ कर सकते हैं, क्या होता क्या है इससे? देखो नीरज भाई, दो तीन पहलू हैं इस चीज के। मैं थोड़ा सा जैसे होता है ना, पढ़ने में मजा आता है, एंड आई एम एविड रीडर आल्सो। तो आई वाज ट्राइंग टू रीड आउट कि जो अभी तक 6 वॉर अगर हम देखें, वॉर तो नहीं बोलना चाहिए, सम बिगर वॉर्स एंड सम मोर ऑफ अ सॉर्ट ऑफ असॉल्ट काइंड ऑफ थिंग। 1962, 1965, 1971, उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर हुई, और अभी 2016 2019 में। तो लोग हम 1962 65 71 में नहीं जाते, उनमें से काफी सारे हम थे भी नहीं। और उस टाइम हमारी, आई वुड से, इकोनॉमी भी इतनी बड़ी नहीं थी, मार्केट भी इतनी मैच्योर नहीं थी। अगर 1999 से, जहाँ से एक्टिवली मैंने भी देखा है मार्केट्स को, मार्केट्स के रिएक्शन को अगर हम देखें, तो जनरली एक जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है, मैं इसको थ्योरेटिकल बेसिस पे भी बोल रहा हूँ और प्रैक्टिकल बेसिस पे भी बोल रहा हूँ, जो हम अपने यहाँ भी अपने क्लाइंट्स हुए, अपने मित्रगण हुए, जिनको हम भी थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करते हैं, व्हाट वी टेंड टू सी, एक फर्स्ट रिएक्शन डेफिनेटली रिएक्शन ऑफ पैनिक होती है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। यू कैन नॉट एस्केप इट। मेरे को इस मार्केट में ऑलमोस्ट 27 28 साल हो गए। इवन वी कैनॉट एस्केप इट। लिक्विडिटी हो चाहे ना हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो चाहे ना हो, एक फर्स्ट रिएक्शन तो होती है, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, एंड नॉट टू फॉरगेट एक जैसे होता है ना, एक रिवर्स इकोनॉमिक सिनेरियो हर टाइम होता है स्टॉक मार्केट में। जब भी मार्केट्स फॉल आएगी, चाहे कोई भी कारण हो, पॉलिटिकल कारण हो, वॉर लाइक सिचुएशन कारण हो, नेचुरल डिजास्टर हो, फर्स्ट होता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो। कहीं कहाँ पर होगा, कोविड में भी हमने देखा, दैट वाज अ वेरी बिग टाइम हो करके। तो वॉर की अगर हम स्पेसिफिकली आजकल के सिनेरियो की बात करें, स्पेसिफिक टू वॉर करें, फर्स्ट रिएक्शन डेफिनेटली ये होता है कि पता नहीं कितनी डीप रूटेड हो जाएगी, कितना बड़ा ना हो जाए, ये बवाल बहुत बड़ा ना हो जाए। और अगर हम इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में बात करें, जो कि हमारे हर बार हुई से हुई है, नॉट टू फॉरगेट, अरे हम दोनों देश न्यूक्लियर बटन पे बैठे हुए देश हैंगे कहीं। एंड जिसे कहा जाता है कि जो हमारा नेबरहुड देश है, कि वो इतना मैच्योर या प्रोफेशनल वहां पर मिलिट्री नहीं है कि कहीं पर कोई सीरियस रोग एक्शन ना हो जाए। सो दैट इज ऑलवेज कि ये एस्केलेट ना हो जाए। बट दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन, और उस रिएक्शन में मार्केट्स टेंड टू गो डाउन। अब उस रिएक्शन से कितनी जल्दी उभर के आता है मार्केट, वंस द मार्केट रियलाइजेस कि नहीं नहीं, इट इज नॉट अ वेरी डीप रूटेड थिंग, दैट इट मे सेटल डाउन इन फ्यू डेज, और बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं होगी। हॉराइजन मे नॉट एक्सपैंड टू अ फुल स्केल वॉर। दो थिंग्स कैन चेंज इन अ फ्यू आवर्स। मतलब वॉर एक ऐसी चीज होती है, जंग एक ऐसी चीज होती है, अगले
क्षण या अगले घंटों में क्या होने वाला है, बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट भी नहीं बता सकता, बेस्ट से बेस्ट जनरल भी नहीं बता सकता, बट वी कैन ऑलवेज प्ले ऑप्टिमिस्टिक गेम। जो हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि वी शुड टेंड टू प्ले ऑप्टिमिस्टिक गेम। अगर हम आजकल के संदर्भ में देखें, कारगिल में देखिए, आई थिंक इनिशियल रिएक्शन के बाद 2 4 5 6 दिन के बाद मार्केट बढ़नी शुरू हो गई थी। मार्केट्स को जब ये आभास हुआ कि नहीं, इट इज अ लिमिटेड होराइजन, एक ही होराइजन में वॉर हो रही है और इसको ब्रॉडन आउट होने का, होने का या पूरी मिलिटराइजेशन होने का चांस नहीं है, तो मार्केट्स ने मेच्योर तरीके से बिहेव किया और बढ़ना शुरू किया। और वही अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, जो हमारे इसमें हुए थे, अभी अटैक हुए थे बाद में 2016 में, 2019 में जो हमने रिपल्शन अटैक किए थे, उसमें भी था 2 4 5 दिन के बाद मार्केट मेच्योर करने लगी थी। एंड पर उस चीज को इस संदर्भ में भी लेना पड़ेगा कि बाकी सिनेरियो कैसा है। अगर हम आजकल की बात करें, तो व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, जो पिछले 15-20 दिन में हम काफी, वी हैव लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू, कैचिंग अप विद द ग्लोबल मार्केट्स। अगर हम एक सेकंड के लिए मान लें कि ये जो मिलिट्री इशू चल रहा है बॉर्डर पे, कि इसमें काफी कूल डाउन हो गया, या ये मिलिट्री इशू एक सेकंड के लिए मान लें कि मिलिट्री इशू नहीं है, तो इन लास्ट 15-20 डेज, लास्ट 2-3 वीक्स, ग्लोबल मार्केट्स हैव डन प्रीटी वेल। जो ग्लोबल सिनेरियो रहा है, चाहे वो यूएस मार्केट के साथ हो, एशियन मार्केट्स के साथ हो, यूरोपियन मार्केट्स के साथ हो, जो टैरिफ रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, चाहे वो बिटवीन इंडिया एंड यूके हो, चाहे बिटवीन यूके एंड यूएसए हो, जो कि ऐसे अब फीलर्स आ रहे हैं कि बहुत जल्द इंडिया और यूएसए का भी एक ट्रेड डील होने वाला है। ऐसे फीलर्स आ रहे हैं कि यूएसए और चाइना, जो एक सबसे बड़ा एक थॉर्न बना हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में, कि वो भी शायद टेबल पे आने वाले हैं, और आने वाले वक्त में इवन दे कुड हैव सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट। सो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरह से क्रूड में कूलिंग है, तो ग्लोबल मार्केट्स काफी बढ़ गई हैं। और अगर ये चीज अगले 2-4 दिन में मार्केट्स को ऐसा लगता है कि मिलिट्री इफेक्ट में कूल डाउन आ रहा है और बहुत ज्यादा स्केल अप नहीं हो रही है, तो आई थिंक आवर मार्केट्स हैव लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। मैं नंबर्स गेम में नहीं जाना चाहता, बट ऑन अ परसेंटेज basis, I think we could easily catch up by 3 to 5% on immediate basis if the war scenario does not escalate. That is a big if, that is a big if. पर मेरा ये मानना है, मतलब आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, मेरा ये मानना है कि आई थिंक जिस तरह का इंडिया का पलड़ा भारी है, जिस तरह का I think at end of the day good sense should prevail in military and political establishment of Pakistan. एंड आई थिंक इंडिया की भी जो मिलिट्री है बड़ी पावरफुल है, इंडिया के जो पॉलिटिकल क्लास है बहुत ही मैच्योर पावरफुल पॉलिटिकल क्लास है। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में स्केलिंग डाउन जो टेम्पर्स अभी हुए हैं होने के चांसेस ज्यादा है, पर स्केल अप होने के चांसेस कम हैंगे। बट यू नेवर नो, दैट इज अ बिग इफ, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसका। ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना आप एक्सपर्ट है। बिल्कुल परफेक्ट सर, ये तो एकदम सही है। एक खाली इसमें एक पॉइंट मेरा है, जो सवाल भी है मेरा, कि सबसे पहले जितने हम लोगों ने रिसेंट में देखे, वो वॉर लाइक सिचुएशन नहीं थी, वो या तो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ये जैसे कारगिल में था तो वो वॉर अगेंस्ट नेशन नहीं था, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मुझे लगता है कहीं अगर मान लीजिए प्रोलॉन्ग हो गया कि 10 दिन चल गया, 15 दिन चल गया, तब सेंटिमेंट कैसा होगा मार्केट का? देखो बिल्कुल नीरज भाई, आई थिंक इट विल इवॉल्व ऑन अ डेली बेसिस। जो एक ये वॉर लाइक सिनेरियो है, मिलिट्री जो एक सिनेरियो है, दिस विल इवॉल्व ऑन अ एवरीडे बेसिस। और अगर जैसा आपने कहा कि ये लंबा खिंच जाता है एंड टेंशंस और फ्लेयर अप होते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक देन we'll have to be cautious, we'll have to wait and watch कि कितना बढ़ रहा है, कितना एस्केलेट हो रहा है, क्या लैंड फोर्सेस, लैंड आर्मी भी यूज हो रही है, वेदर दे हैव एंटर्ड इनटू ईच अदर, मतलब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं उसके अंदर, कितनी है। बट ठीक है, इस टाइम डेफिनेटली आई थिंक टेम्पर्स आर प्रीटी हाई। तीनों आई थिंक एयरफोर्स, नेवी एंड ग्राउंड फोर्सेस तीनों आई टू आई है, तो थिंग्स कुड डेफिनेटली ब्लो आउट
ऑन एनी डे, तो Right. उस चीज को होगा तो इट कैन गो रॉन्ग। सो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसा होता है, दो तीन सिनेरियो बनते हैं अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टर या विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट बात करें। इन द सेंस वन इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें, वेदर आई शुड सेल अबाउट 20 30 40% एंड सिट ऑन कैश। मैं इन्वेस्टेड भी हूँ बट मेरे पास पैसा भी है, आई हैव मनी, क्या मैं उस पैसे को इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मान के चलूं और उसमें से मेजर पैसा क्या मैं मार्केट्स में डिप्लॉय कर दूं। तीसरा ये है कि नहीं, आई वोंट डिप्लॉय एनीथिंग न्यू इनटू द मार्केट एंड लेट थिंग्स सेटल डाउन। 2 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 30 दिन लगते हैं, सो आई एम नॉट डूइंग दैट एंड आई विल वेट फॉर इट। तो 2 3 सिनेरियो हैंगे, तो आई वुड सजेस्ट, मेरा ये मानना है कि अगर आप लीवरेज नहीं है मार्केट में, इफ यू आर नॉट प्लेइंग ऑन द बोरेड मनी, इफ आप लीवरेज नहीं है, आपके मनी की, आपकी लिक्विडिटी की कई इमीडिएट कमिटमेंट्स नहीं है, जैसे कई बार किसी के पड़ाव होते हैं कि भाई 2 महीने बाद मुझे पैसा चाहिए, 3 महीने बाद चाहिए, जो मैंने पैसा लगाया था दैट वाज फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट वाज फॉर अ शॉर्ट टर्म रिटर्न। अगर वो चीज नहीं है तो आई वुड से स्टे पुट इन द मार्केट, स्टे पुट इन द मार्केट प्रोवाइडेड, वो तो एक हम दिन रात कहते हैं, ट्राई टू स्टे विद द क्वालिटी स्टॉक्स। अगर आपके ऐसे पड़ाव हैं कि जो अगले 1 2 3 महीने में आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ सकती है एंड आफ्टर दैट यू मे नॉट हैव टाइम, तो कोई ऐसा हार्म नहीं है एट अराउंड करंट काइंड ऑफ लेवल्स, यू मे एग्जिट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड उस कैश को आप साइड में रख सकते हैं, ताकि आपको एक मेंटल तनाव ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो कि नहीं 2 महीने के बाद मेरा एक पड़ाव आ रहा है जहां पर मुझे लिक्विडिटी चाहिए एंड दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग। वो एक सेकंड सिनेरियो है। तीसरा ये सिनेरियो है कि नहीं, आई एम कंफर्टेबल विद लिक्विडिटी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मेरे को ठीक से गाइडेंस है तो आई एम रेडी टू पुट इन मनी, तो देन आई वुड सजेस्ट स्टार्टिंग टुडे, आज तो खैर मार्केट सब बंद ही हो चुकी है, स्टार्टिंग मंडे, अगर हम ये मान के चले मंडे भी सिनेरियो आई वुड जो एक वॉर लाइक सिनेरियो अगर मान के चलने की इसी तरह का, तो स्टार्टिंग मंडे एक छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में 10 से 15% टाइप ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में यू कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग द मनी। बट उसके अंदर देन द सेकेंड क्वेश्चन एक बहुत बड़ा जो एक सवाल हो जाता है, वेयर टू डिप्लॉय द मनी। और हमें नहीं भूलना चाहिए, जैसे मैं आज किसी और से भी दिन में बात कर रहा था, कि अगर आप पिछले 15-20 दिन में देखें तो एफआईज एंड डोमेस्टिक फंड्स दे बीन डिप्लॉइंग मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस और काफी डिसेंट सम एप्लॉय कर रहे हैं, और इंस्पाइट ऑफ जो मिलिट्री इश्यूज हुए हैं पिछले 10 दिन में, उसके बावजूद वो सब डिप्लॉय कर रहे हैं। सो दे, अगर उनके एक माइंड में देखे जाए तो इवन फंड्स आर बैंकिंग ऑन अ सिनेरियो कि शायद ये बहुत लंबा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या जो भी आप इसे नाम दें कि बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। सो आई एम ऑल्सो इन द कैंप कि ये शायद बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, जो ये बादल हैंगे, जो ग्रे बादल हैं, जल्दी हटेंगे, एंड वन शुड, अगर लिक्विडिटी है अपने आप को लीवरेज ना करें, अगर लिक्विडिटी है तो थोड़ा थोड़ा पैसा अच्छे सेक्टर्स में, चुनिंदा स्टॉक्स में जरूर डिप्लॉय करने चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट सर। और अब हम लोग वॉर से निकल के मार्केट बात करते हैं, और मुझे ये उम्मीद है और यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी इंडिया तो फुल फ्लेजेड कुछ कर ही नहीं रहा है, अगर वो करेगा तो पाकिस्तान 48 आवर्स से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस और स्टडी के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है कि वो झेल सके, उसके अंदर ही विद्रोह हो जाएगा। खैर, वॉर से बाहर निकलते हैं, आते हैं प्योर मार्केट पे। एक बात आपने कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईआईस ने बाइंग शुरू कर दी और पिछले काफी दिनों से वो बायर मोड में है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो अभी शुरू हुआ है। इससे पहले जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ था, उससे भी पहले से अगर आप देखें थोड़ा सा, तो मार्केट में स्लोली स्लोली रिवर्स आना शुरू हुआ था। जब वो 21,700-800 क्या लाख लो बनाया था, वहां से फिर मार्केट ने चलना शुरू कर दिया था, और निफ्टी लगभग 2,500 पॉइंट चल गया। इस चाल में 5 स्टॉक अगर आप हटा दें तो ये चाल को फिर डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 वो टॉप बैंक्स ले लीजिए प्राइवेट वाले, और एक रिलायंस। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, दो दो मेरे क्वेश्चन है कि एक तो ये रैली बनी क्यों, एक्स डिफेंस वाला जो हो रहा काम, या एक्स टैरिफ वाला, उसके पहले से मार्केट में रिकवरी आ गई थी, तो ये मार्केट में चाल क्यों बनी, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये अभी सिर्फ इंडेक्स हैवी वेट की रैली है, ये समझना चाहिए।
देखो नीरज भाई, 2-3 पहलू हैं इस चीज़ के भी। एक तो मेरा ये मानना है कि अब मार्केट्स में ना नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब चुनिंदा एफआईज नहीं रहे हैं, चुनिंदा डोमेस्टिक फंड्स नहीं रहे हैं, चुनिंदा एचएनआई नहीं रहे हैं। मार्केट्स काफ़ी ब्रॉडन आउट हो गए हैं, व्हिच इज़ गुड फॉर द मार्केट, व्हिच इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट्स, कि भई ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्पेसिफिक प्लेयर्स दे कुड एंड अप मैनिपुलेटिंग द मार्केट। तो मार्केट काफ़ी ब्रॉडन आउट हो गई है। और एक जो सेलिंग आई थी से आज से 6-7 महीने पहले, स्टार्टिंग सितंबर 2024, ये मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि ये सेलिंग ऐसी नहीं थी कि एनीबॉडी हैड एनीथिंग अगेंस्ट इंडियन मार्केट्स। आई थिंक वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गई थी उस टाइम, अगर हम पीछे मुड़ के देखें। ठीक है, पीछे मुड़ के देखना मार्केट्स में या किसी भी चीज़ में बहुत आसान होता है। जिसे हम बोलते हैं एक हाइंडसाइट में अगर करें कि हम ऐसा कर लेते कि हाँ, नहीं, वो आसान था। बट आई थिंक एफआईज behaved in a more rational and matured way. They could judge कि वैल्यूएशंस काफ़ी फ्रॉती हो गई, एंड मे बी हमारा जो रिटेल निवेशक है वो मोमेंटम में ज़्यादा बह गया उस टाइम। सो आई थिंक फ्रॉती वॉल्यूशंस हो गए थे, एंड उस वैल्यूएशंस की वजह से एफआईज की एक सेलिंग देखने को मिली। इट्स नॉट दैट कि दे वांटेड टू प्रेस द एग्जिट बटन। और उस वैल्यूएशंस के अलावा जो मैं बार-बार एक अपने मित्रगणों को, अपने एक अच्छे अपने क्लाइंट्स को जो कहता हूँ, 3-4 चीज़ें और मतलब आप भी बहुत सालों से यू हैव बीन अ वेरी एक्टिव ऑब्जर्वेंट ऑफ द मार्केट्स। 3-4 मतलब अगर हम मार्केट को थोड़ा-सा लॉजिकली, साइंटिफिकली अगर हम रीड करें ना, तो इतनी मुश्किल मार्केट नहीं है। वो इट्स जस्ट दैट कि मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, उनको हर दिन भी कमाना होता है, हर घंटे भी कमाना होता है, हर हफ्ते भी कमाना होता है, हर महीने भी कमाना, मतलब वो उनकी चेष्टा होती है। हो नहीं पाता ऐसा, उनकी एक चेष्टा होती है। तो उस दौड़ में शायद काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं, नुकसान हो जाते हैंगे। तो उसके अलावा अगर हम देखें, उस टाइम देखें, काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियो हो गए थे। हमारा रुपी काफ़ी वीकन होना शुरू हो गया था, एंड वो एक ऐसी चीज़ है, करेंसी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि नेट टर्म में जिस तरह से, जिस स्पीड से रुपी वीकन हो रहा था, तो जो एफआईज नया पैसा ला भी रहा था, उसको इमीडिएट एवरीडे बेसिस पे नुकसान हो रहा था। क्रूड में कोई ऐसा उस टाइम दबाव नहीं आ रहा था। हमारे रिजल्ट्स अगर आपको ध्यान हो, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स काफ़ी चैलेंजिंग आए थे, एंड इवन क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स वर नथिंग टू फील वेरी ब्राइट अबाउट। तो रिजल्ट्स हमारे आए थे। तो जो एक सारे लॉजिकल फंडामेंटली जो एक समीकरण है, नॉट टू फॉरगेट इवन टेक्निकल समीकरण, जिस तरह की वैल्यूएशंस पे हमारा निफ्टी सेंसेक्स पहुंच गया था उस पर, चाहे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस ऑफ निफ्टी इन टर्म्स ऑफ पी या एब्सोल्यूट टर्म में भी, तो सारे समीकरण फ्रॉती हो गए थे, एंड उस कारण की वजह से वो एक सीरियस सेल ऑफ आया, जो कि एक आई वुड से हम डोमेस्टिक लोगों को, इवन हम जैसे जो हम काफ़ी ऑब्जर्वेंट, अगर मैं कहूँ, आई वोंट से स्मार्ट प्लेयर्स को ऑब्जर्वेंट, हम भी व्हाट वी कुड नॉट एंटिसिपेट कि ये सेलिंग इतनी डीप रूटेड हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वैल्यू टर्म में, अमाउंट टर्म में इतनी ज़्यादा हो जाएगी। आई थिंक उस चीज़ का शायद मार्केट आभास नहीं कर पाई थी। सो दैट इज। बट अब अगर हम देखें, पिछले 1 महीने से जब पैसा वापस आना शुरू हुआ है, तो ये चारों पांचों समीकरण थोड़े थोड़े हमारे पॉजिटिव उसमें आ गए। एक तो नॉट टू फॉरगेट कि इंडिया इज डेफिनेटली टू गुड अ मार्केट टू सॉर्ट ऑफ अवॉइड। ठीक है, इंडिया जिस तरह की, ठीक है, आज के दिन भी अगर हम देखें, अगर एफआईज का 100 रुपया लग रहा है, 65-70 रुपए आज के दिन भी यूएस मार्केट्स में लगता है, और जो बाकी 30 रुपीज है इमर्जिंग मार्केट में जो आ रहा है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको इस चीज की ज्यादा आइडिया होगा, 3 से 5% इंडियन मार्केट्स में आ पाता है। तो बहुत बड़ा अभी हमारा पाई नहीं है ग्लोबल मार्केट में, बट दैट इज स्लोली इंक्रीजिंग। तो उस संदर्भ में देखें, तो अब हम देखें रुपी डॉलर सिनेरियो में अक्रॉस द ग्लोब हुआ था, जो डॉलर इंडेक्स से काफी करेक्ट हुआ था, दैट वाज वन ऑफ द पैरामीटर व्हिच स्टार्टेड हेल्पिंग। जो अब हम देखें, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जो हैं, थोड़ा पॉइंट डिबेटेबल है, बट आई एम इन द कैंप के रिजल्ट्स जो उम्मीद थी उससे थोड़े से बेहतर रहेंगे। एक तो उम्मीद ही काफी कम थी इस बार क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की, बट जिस तरह की उम्मीदें थी, आई थिंक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर उम्मीद से 4-5 की थी, तो आई वुड से एवरेज आउट करें तो 6 नंबर टाइप रिजल्ट आए हैं, जो टॉप 100-150 कंपनीज के रिजल्ट्स आ भी चुके।
तो उसमें देखें देयर हैव बीन पुअर रिजल्ट्स आल्सो, बट ठीक है उसमें करके। सो दैट इज, एंड मे बी जैसा होता है कि जो स्टॉक मार्केट है एंड खासतौर से जो मार्केट के दिग्गज प्लेयर्स हैं, दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक एनिमल, यू नो। तो अगले 3 से 6 महीने का देखने की संदर्भ रखते हैं वो, मतलब वो ये तो उस चीज में मे बी मार्केट के मार्केट को ऐसा आभास है, मार्केट के दिग्गज प्लेयर्स को ऐसा आभास है, मार्केट के दिग्गज इंस्टीट्यूशंस को ऐसा आभास है, डेफिनेटली दे आर मच बेटर इन्फॉर्म्ड देन रिटेल इन्वेस्टर्स, कि आने वाले 6 महीने में थिंग्स वुड बी मच बेटर, वी वुड हैव बिगर ग्रीन शूट्स, रिजल्ट सिनेरियो, कंपनी का सिनेरियो। तो उन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए आई थिंक एफआईसी इज कमिंग बैक टू द मार्केट। ये जो थोड़ा जो इंडो पाकिस्तान थिंग है, आई थिंक जिसे हम बोलते हैं अपनी देशी भाषा में शायद आउट ऑफ सिलेबस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आ गया है, तो उसको अभी हमने, जैसे होता है ना, जिस क्वेश्चन का थोड़ा मुश्किल हो या आभास नहीं हो तो कहते हैं इसको आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे, चलो बाकी सब करते हैं। तो आई थिंक उसमें वेट एंड वॉच पॉलिसी मार्केट्स अपना रही हैं शायद। नहीं, बहुत अच्छा आपका एनालिसिस है ये। Q4 थोड़ा सा आप सही करें डिबेटेबल है, बहुत ग्रेट नंबर नहीं थे, लेकिन ठीक है, उम्मीद भी नहीं थी इतनी। मैंने अपने वीडियो में कहा था कि बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए Q4 से, और वैसे ही वो आए। देखते हैं आगे कैसे होंगे। एक बहुत मजेदार बात है सर, आपने भी नोटिस किया होगा, एफआईज वापस आए हैं और बेचा उन्होंने, खूब दबा के बेचा, खूब पिछले, मतलब मोदी जी के पूरे कितना 30 टन चल रहा है, उनके 11-12 साल हो रहे हैं, उसमें 9 साल वो नेट सेलर रहे, उसके बावजूद मार्केट ने न्यू हाई लगाए। तो एक मार्केट के बहुत बड़े जानकार है, विदाउट नेमिंग लोग समझ जाएंगे, जो रिटेल को बहुत कोस रहे थे कि रिटेल उनको कुशन दे रहे हैं एफआईएस वालों को, एफआईएस भाग गए इसीलिए बेच बेच, क्योंकि उनको लिक्विडिटी मिली। लेकिन आज वो स्थिति बनी हुई है, रिटेलर का पैसा अभी भी आ रहा है, जो लेटेस्ट डेटा आया है एसआईपी का वो भी रिकॉर्ड हाई पे। तो इसका मतलब ये है कि एफआईआईज ने कोई गलती नहीं करी है, ठीक है, उनका उनका पैसा बनाने प्रॉफिट लिया, अब वो लौट के आएंगे तो इसी प्राइस पे ऊपर उनको लेना पड़ेगा। ये एक सिल्वर लाइनिंग है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये मार्केट का डायनेमिक्स ऐसा बता रहा है कि इफ दे आर कमिंग बैक, तो उनको फिर, अब वो भी कहाँ बाइंग कर रहे हैं, बैंक बैंक में खूब खरीद रहे होंगे या कुछ हैवी रेट्स में। तो खैर, ये तो स्थिति है कि रिजल्ट्स और सिचुएशन क्या बन रही है। तो पंकज जी, इसमें एक मेरा सवाल ये बनता है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे ट्रेडर्स ने तो हमको लगता है पैसा बनाया होगा। मार्केट अगर डायरेक्शनल था कि 6 महीने तक गिर ही रहा था, तो राइटर ने तो पैसा बनाया होगा, नहीं बनाया तो भैया ऑप्शन राइटर दोबारा सीखो जाके, क्योंकि उससे बेहतरीन मौका क्या मिलेगा आपको ऑप्शन राइटिंग का, कि लगातार आपके पैसे बन रहे थे। अब मेरा सवाल यहाँ पे है कि जो करंट सिनेरियो आप देख रहे हैं, आपने कहा कि 3 तरह के प्राणी हैं जिनको जैसे ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नजरिया 6 महीने 2 साल, 6 महीने तो बहुत कम होता है, साल 2 साल का नजरिया लेता है, क्योंकि इक्विटी में मुझे लगता है 3 साल से बड़ा व्यू बनाना भी चाहिए। अब जमाना बहुत बदल गया है। तो 2-3 साल 1 साल का अगर कोई व्यू बनाए, तो क्या उसको बड़े वाले शेयरों में रहना चाहिए, लार्ज कैप, अल्ट्रा कैप, मेगा कैप में, या मिड कैप की तरफ देखें, क्योंकि अभी भी सर 2/3 मिड कैप अपने 52 वीक से नीचे ही चल रहे। देखो नीरज भाई, 2-3 चीजें हैं। एक तो ना, जो मैं अब ऐसा था ना, मार्केट में हर रोज सीखने को मिलता है। चाहे हम बोलते हैं हमें 27-28 साल हो गए मार्केट में, बट बहुत बड़ी टीचर है मार्केट, हर रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, एंड यू फील सो हम्बल्ड एवरी डे कि हाँ यार, ये वाला लेसन तो हमसे चूक हो गया था। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें, जितनी डीप सेलिंग एफआई ने 6 महीने तक दोस्त दबा दबा के की, इवन दैट वाज अ लेसन फॉर अस। मतलब हमारे को लगता था यार बस अब बहुत हो गया, अगले हफ्ते से बाइंग दिखेगी, या एक दिन बीच में बाइंग दिख गई और ये तो लौट के आ गए। बट आई थिंक सो इवन दैट वाज अ लेसन कि नहीं भाई, अगर वैल्यूएशन फ्रॉती है तो निकलना है, बेचना भी होता है कहीं, इट इज समथिंग लाइक दैट, बेचना भी होता है कहीं। खाली यू डोंट हैव टू बी मैरिड टू अ स्टॉक, जैसे बोलते हैं ना कि भाई शादी कर ली बस, अब तो ऐसा नहीं होता। मार्केट ने सिखाया है कि नहीं, अगर वैल्यूएशन फ्रॉती हो गए हैं तो प्रॉफिट बुक करो एंड वो करो। एक मैं बड़ा टिपिकल सेंटेंस अपने अच्छे क्लाइंट से, मित्रगणों से जो है सुनता हूँ कई बार। क्या होता है, आदमी ना, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है, मेरा ये मानना है। मैं हर बार बोलता हूँ, आपके भी कई कार्यक्रम पे बोला होगा मैंने, जब आपके साथ में आवाज में करता था, कि 50% इज व्हाट यू कॉल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, क्या कर रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ब्ला ब्ला, एंड 50% इज साइकोलॉजी। क्या आपकी यस। सोच है, क्या आपकी सोच है, क्या आप
बह गए सोच में, whether you could rationally take out your profits, whether you could rationally enter at a bottom kind of levels. तो वो जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, तो मेरा हर टाइम हर एक को होता है इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि भाई साइकोलॉजी की भी किताब पढ़ा करो थोड़ी थोड़ी, जैसे होता है ना अगेंस्ट द हर्ड मेंटालिटी जैसे होता है ना, तो वो चीज है। तो मैं उसका बड़ा कायल हूँ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो वो सब तो जरूरी है ही। तो बट एक साइकोलॉजी का गेम भी अगर कोई अच्छी तरह थोड़ा सा मास्टर कर ले विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट्स, मतलब मैं तो भी बहुत फायदा होता है। तो ये एक मेरा आपके व्यूअर्स को है कि जो अच्छी स्टॉक मार्केट रिलेटेड किताब हो या आर्टिकल्स हो जरूर पढ़ा करें, उससे फायदा होता है। ये तो पंकज जी को सुना करें ना, किताब क्यों, जीती नहीं, जागती ऑडियो अरे बुक पंकज नहीं जी। नहीं, अरे हम भी फेल होते रहते हैं, मतलब होता है ना माइंड गेम्स ये इतने बहुत बड़ी उसमें ना। सो दैट इज वन थिंग। बल्कि मैं बातों बातों में हम हमारा कोर क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया कि हम किस टॉपिक पे अभी बात कर रहे थे। तो साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर, ऑफ द अदर पार्टी, ऑफ द पर्सन ऑन द अदर एंड बहुत बड़ी चीज है। उस पर भी काफी कुछ हमारे को ध्यान देना चाहिए। और हाँ सॉरी, हाँ एक और चीज मैं कहना चाह रहा था जो मैं कह रहा था, अब ना मार्केट की डायनेमिक्स काफी बदल गई हैं, बदल गई इन द सेंस इवन ऑन अ सेक्टर बेसिस। जैसे आप अभी कह रहे थे कि 2-3 साल के लिए कौन सा स्टॉक लेना हो या 2-3 साल का नजर लेना, मद्देनजर लेना ही चाहिए। एग्रीड, आई थिंक इफ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन एसआईपी बेसिस, एक अच्छा फंड आइडेंटिफाई करिए, उसमें आप मिनिमम एक 3 से 6 साल का व्यू, मतलब ठीक है लंबा भी ले, बट मिनिमम जो एक बता रहा हूँ एक व्यू लेके चलिए, एक अच्छा कंपाउंडिंग रिटर्न बनता है। ऐसे ही अगर आपने किसी फंड के साथ पैसा लगाया है, चाहे वो AIF हो, PMS हो, तो वंस यू आइडेंटिफाइड अ गुड फंड, गुड फंड मैनेजर, कंपनीज के साथ जैसे अपार्ट फ्रॉम द साइकोलॉजी गेम, मेरा बहुत बड़ा एम्फेसिस होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कि कंपनी जो चला रहा है, जो मैनेजमेंट है, जो मालिक लोग है, क्या उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। अगर अच्छी कंपनी भी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुअर है, शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आई हैव सीन कमेंट्स एट टाइम्स इन प्रेस, इन वो है कि भाई या आई हैव ऑब्जर्व विद सर्टेन ग्रुप्स कि भाई जैसे होता ना कि बस इतना 12 से 15% रिटर्न अगर मैं दे दिया तो दैट इज गुड एनफ, बाकी कहीं ना कहीं इधर उधर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जिसपे काफी ध्यान देना चाहिए मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को, हैविंग आइडेंटिफाइड अ गुड सेक्टर, हैविंग आइडेंटिफाइड फ्यू गुड स्टॉक्स इन दैट सेक्टर, फिर उसमें जिसमें 2-3 में अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो उनके साथ रहिए। जनरली मेरा ये मानना है दैट प्लेज अ बिग रोल और वहां पर पैसा बनने को मिलता है। पंकज फिर जी, एक जैसे हाँ मेरा क्वेश्चन ये था, अभी ये वाला क्वेश्चन अब सेकंड पार्ट में है। मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर इस थ्योरी पे जाए, या रिफ्रेश करूं क्वेश्चन, कि लार्ज कैप में रहना है, मिड कैप में थोड़ा निवेश कर सकते हैं क्या, अगर 2-3 साल का नजरिया, कि ये बड़े में ही अभी बड़े में रहना ज्यादा सेफ है? मैं इसका जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, टू द पॉइंट दूंगा। अगर हम मान लो वर्ष 2025 की बात करें, जो करंट वर्ष है, मई में हम ऑलरेडी आ गए, 6-7 महीने बचे हैं इस कैलेंडर वर्ष में। आई थिंक 2025 एक थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्ष नजर आता है मेरे को। इट इज नॉट अ रन अवे काइंड ऑफ थिंग, आपने लिया और पैसा बन जाएगा। सो दैट मीन्स अगर चैलेंजेस हैं तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम इन स्मॉल कैप। मैं ये नहीं कहूंगा कि मिड कैप में नहीं जाना चाहिए, पैसा अच्छे मिड कैप में ही बनता है। लार्ज कैप में विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 5-6 स्टॉक्स नहीं कि मिलकर ये ज्यादा रैली की है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वो 5-6 स्टॉक्स कौन से हैंगे। सो इफ यू हैव टू प्ले एवरेज गेम की मुझे इक्विटी में भी रहना है, मैं रिलेटिवली कैपिटल प्रोटेक्शन चाहता हूँ और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आई थिंक अच्छे लार्ज कैप में ही रहिए। वर्ष 2025 की बात कर रहा हूं मैं। बट जनरली मेरा ये मानना है कि गुड मिड कैप्स, अब ये गुड मिड कैप्स ना बड़ा रिलेटिव वर्ड है ये। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस गुड मिड कैप्स, ये एक बहुत रिलेटिव वर्ड है। उसके अंदर कहीं ना कहीं आइदर यू शुड हैव अ गुड एडवाइजर और यू शुड बी कैपेबल इनफ, मार्केट में इतने ऑब्जर्वेंट हो कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन से उसके अंदर अच्छे स्टॉक्स। सो इट हैज टू बी मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ, आई वुड से। बट स्मॉल कैप से दूर रहिए। स्मॉल कैप इज अ वेरी डिफिकल्ट गेम। जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है पिछले 20-25 साल का, स्मॉल कैप में आई थिंक लोग बाग
लूज ज्यादा करते हैं, एक पंप एंड डंप गेम काफी स्टॉक्स में हमने देखा है। दे टेंड टू कि नहीं यार ये तो 5 8 10 रुपए का स्टॉक है, इसमें खोने को क्या है, मतलब ये था ना, दिस इज अ वेरी रॉन्ग मेंटेलिटी। खोने को 8 10 रुपए है, बट दे फिर उसमें वो क्वांटिटी करके। तो स्मॉल कैप, अनलेस की यू हैव वेरी specific good people to guide you, I think small cap should be avoided, बट गुड मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या उसका एग्जैक्ट रेशियो है, क्या एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सा आई थिंक न्यूमरल टर्म्स में बताना मुश्किल है, बट आई एम नॉट एवर्स टू गुड मिड कैप्स। तो मतलब ये कि 100 स्टॉक गिन लो ऊपर से, उसमें गुड मिड कैप भी आ गए और लार्ज कैप भी आ गए, और उसमें ढूंढो। वो आगे नहीं, फिर नीरज भाई, देन द चैलेंज इन दैट लाइज कि that sector should be performing, you know। अब जैसे just to give an example, अगर आज के दिन कोई कहे जी अच्छा चलो है कि जी हमने एफएमसीजी के अच्छे मिड कैप ले लिए, बट दैट इज सेक्टर विच इज जस्ट नॉट मूविंग। और अगर हम करेक्ट। अगले 2 4 6 महीने का विजन देख के चले, थोड़ा देखे, तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो सेक्टर में चलेंगे। बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम आने वाला है। सो मे बी यू हैव स्टिल बॉट अ मिड कैप, बट यू हैव नॉट मेड एनी मनी, यू नो। तो टू आइडेंटिफाई गुड मिड कैप, उसके साथ ये भी आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि कौन से सेक्टर चल रहे हैं आजकल और अगले 3 से 6 महीने चलेंगे। और जो मैं एक चीज बीच में पूरी कंप्लीट करना रह गया था, सेक्टर्स में भी आजकल बड़ी डायनेमिक और फास्ट मूवमेंट हो गई है। अगर हम ज्यादा पीछे ना जाए, मान लो पिछले आप 18 महीने में ही चले जाइए या पिछले 12 14 महीने में ही चले जाइए, जब नए लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, मोदी जी थर्ड समय आए थे, उससे पहले आपको याद होगा डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स में ऐसे मोमेंटम हो रहा था जैसे स्काई इज द लिमिट। एंड पोस्ट दैट, जबकि मोदी जी आए, ठीक है, उतनी थम्पिंग मेजोरिटी से नहीं आए, कारण कुछ भी बना हो, सडनली वो एक जैसे होता ना कोल्ड स्टोरेज में चले गए, एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू रिवाइव फ्रॉम नथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं था कि वो स्टॉक गलत थे या उनके हो गए, बट वो एक मोमेंटम लूज हो गया। उसके बाद हमने देखा टेक्नोलॉजी स्टॉक थोड़े दिन चले, फिर ये ट्रम्प इशू आ गया कि नहीं है, ग्रोथ है, वहां पर चैलेंजेस है, कुछ है टेक्नोलॉजी। इवन सेक्टर लाइक फार्मा में थमा हुआ गया, जो कि एक नो ब्रेनर सेक्टर बना हुआ था। उसके बाद अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला उसमें। अब हम देख रहे हैं, अगर हम देखें तो जिस तरह का एक बिल्डअप सा हो रहा है, से समथिंग लाइक इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में एक अच्छा बिल्डअप सा हो रहा है। सो दिस कुड बी एड, अब टेक्नोलॉजी में एक वैल्यू आ गई है उसके अंदर। सो व्हाट आई मीन टू से, आजकल सेक्टर में भी यू कैन नॉट जस्ट बाय इनटू द सेक्टर एंड स्लीप पीसफुली एवर आफ्टर। एवर आफ्टर तो बहुत लंबा हो गया, स्लीप पीसफुली फॉर नेक्स्ट 2 3 ईयर, जैसे आप कह रहे थे। तो आज हर, अगर इफ यू आर अ लिटिल डायनेमिक, नॉट अ वेरी पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर, थोड़ी सी भी अगर आप अपने मनी से एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहते हैं, तो यू विल हैव टू बी लिटिल मोर विजिलेंट इन द मार्केट, यू विल हैव टू बी लिटिल मोर एक्टिव इन द मार्केट। मैं एक्टिव वर्ड को ये नहीं कह रहा कि आप रोज उसमें सट्टा मारिए, ट्रेडिंग करिए, डोंट बिकम अ डेली ट्रेडर और अ वीकली ट्रेडर, बट उसको देखिए कि भाई अच्छा, अब 6 महीने में शायद ये सेक्टर मेच्योर सा हो गया कि इज इट बेटर टू शिफ्ट माई मनी। तो आपको जो एक अल्फा जनरेट करना है मार्केट में, तभी हो पाएगा। सो यू विल हैव टू बी विजिलेंट ऑन द स्टॉक्स, यू विल हैव टू बी विजिलेंट ऑन द सेक्टर्स। तो मार्केट सब इतनी आसान नहीं रही है, तो थोड़ा सा जी, मार्केट के साथ भी आपने देखना। बहुत अच्छी बात कही, और वो मैं भी मानता हूँ। तो उसको तो मैं क्या कैसे डायलॉग के फॉर्म में बोल दूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉन्ग टर्म। बॉस, मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म नहीं रह गया है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि हमने जैसे कहा ना, 3 साल में आपको अच्छा एक व्यू मिल जाता है। उसका रीजन ये है कि व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, समबडी इज सेलिंग एट द सेम अमाउंट, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50% है जीतने की। बस उसकी भी तो जीतने की है ना, जो बेच रहा है, पागल थोड़ी जो बेच रहा है। तो अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि फंडामेंटल और चार्ट और कैश फ्लो दुनिया भर की चीजें आप देखते हो 50% है, 50% साइकोलॉजी है। मैं भी बिल्कुल यही बिलीव करता हूँ कि 50% ये सब चीजें हो, 50% आप अगर मार्केट की साइकोलॉजी, उसके डायनेमिक्स और उसके कीन ऑब्जर्वर हैं, तो पैसा बनाना बहुत आसान है और बहुत कठिन है। अब ये भी 50-50 हो गया। जब अभी जनवरी के आसपास, विदाउट नेमिंग में कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जो नो ब्रेनर थे, मतलब बिल्कुल पहले दिन जो आदमी मार्केट में आएगा ना, उसको भी देख के लगेगा हाँ यार ये स्टॉक चल सकता है, ये तो बहुत बहुत सस्ता हो गया। तो लेकिन वो 50% ही है। तो आपको प्रोबेबिलिटी 50% रखनी है। और बिल्कुल सही कहा पंकज जी ने कि
मार्केट साइकोलॉजी समझिए, और उसको समझने के लिए आपको कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। मार्केट को देखिए और सीखिए और समझिए, जो हम लोग भी रोज सीखते रहते हैं, हमें भी 25 साल हो गए लेकिन सर डेली सीखते हैं, आपसे भी सीखते रहते हैं। तो ये तो हो गई मार्केट साइकोलॉजी और मार्केट में क्या करना है। अब मेरे दर्शक कह रहे हो कि इतनी बातें हो रही है लेकिन करना क्या है, तो बताओ। आपने बहुत सारे सेक्टर्स के नाम लिए, लेकिन मुझे 2 या 3 ऐसे सेक्टर्स बताइए जो आपको लगता है कि 2-3 साल के लिए सेफ है, जहां पे सारी चीजें नेगेटिव्स डिस्काउंटेड है, और इंक्लूडिंग डिफेंस भी अगर आप नाम लेंगे आजकल थोड़ा फ्लेवर में है, तो वो कुछ है आइडिया जो 2-3 साल के लिए आदमी सोचे कि हाँ भाई कुछ सेक्टोरल स्टडी की जाए। देखो नीरज भाई, स्टॉक्स के नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट, बट सेक्टर्स की करेक्ट। डेफिनेटली बात कर सकते हैं। आपने कहा 2-3 साल, अगेन मैं अपनी बात को रिफ्यूट नहीं करूंगा, तो आई विल स्टिक टू 2 इयर्स, ठीक है, 3 साल भी ओके मेरे सर, आई लाइक इट। हाँ, दो तो साल लेट स्टिक टू 18 to 24 months, ठीक है, 1.5 से 2 साल की बात करते हैं, तो उसकी यस। बात करते हैं। तो जो मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, एंड जैसा आपने भी कहा, देखो, फॉर एवरी बायर देयर इज अ सेलर, फॉर एवरी सेलर देयर इज अ बायर। तो अगर किसी हम यस। सेक्टर की बात कर रहे हैं और उसमें कर रहे हैं, तो उसमें भी सेलर रहेंगे, तो वो भी वो है। तो विद दैट राइडर इन माइंड, मेरे को लग रहा है, एक तो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स, आई थिंक इसमें वैल्यूएशंस भी डिसेंट हैंगी, किसी भी तरफ से देख लो, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी हैंगे, और जैसा कि बाकी सारी थ्योरी हैं कि एक चाइना प्लस वन, चाइना प्लस टू, चाइना प्लस हाफ, या अब यूरोप यूएस की तरफ से आ रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी, हमारी भी कुछ इंटरेक्शन होती है कि नहीं, वी शुड डेफिनेटली हैव वन मोर प्लेयर, और जिस तरह से, तो कारण कई हैंगे। तो उसके अलावा इसमें हमने देखा है जनरली काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी अच्छी हैगी। और अगर आप रिजल्ट्स की भी बात करें, तो आई थिंक Q4 में हमने डेफिनेटली देखा है, Q3 में अगर नहीं तो Q4 में हमने देखा है कि काफ़ी डिसेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो उनकी कमेंट्री भी आ रही है, जो अगले 1 से 3 क्वार्टर के लिए जो भी अगर कुछ कमेंट्री दे पा रहे हैं, तो वो भी अच्छी आ रही है। सो दिस इज वन स्पेस वी लाइक, मतलब वी फील कि यहाँ पर डिसेंट कैपिटल प्रोडक्शन है, एंड नॉट टू फॉरगेट, हमारा भी मानना है कि एक 2025 एक आसान वर्ष नहीं है, वॉलेटिलिटी चलती रहेगी, एंड इट विल नॉट बी इजी टू मेक मनी, इट नॉट। तो कहीं ना कहीं वी आर कॉन्शियस कि जिसमें होता है ना कि वन शुड स्टिक विद द क्वालिटी स्टॉक्स, तो कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स, आई थिंक दिस इज वन स्पेस वी लाइक। अनदर स्पेस जो कि हमारी काफ़ी फेवरेट रही है पिछले 1-1.5 साल में भी, एंड वी स्टिल बिलीव कि अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है, देयर इज स्टिल डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टीम लेफ्ट इन दैट सेक्टर। उसके अंदर थोड़ा सा नाम वाइज कॉशियस होना पड़ेगा, नॉट ऑल द कंपनीज में बी गुड, बट उसमें भी बहुत मुश्किल नहीं है अगर कोई आदमी थोड़ा सा पढ़ के स्टडी करके करेगा। आई थिंक हॉस्पिटल्स, अगर उसको मैं एक अलग सेक्टर मान लूँ हॉस्पिटल्स को, आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जिसमें ऑलरेडी, अगर हम देखें पिछले 1-1.5 साल में करीब 2x 2.5x रिटर्न ऑलरेडी आ चुके हैं, बट वी स्टिल फील कि एक इसमें एक्स्ट्रा अल्फा जमा जुटा सकते हैं हॉस्पिटल स्पेस में, इसके कुछ एक जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैंगे, जो अच्छे स्टॉक्स हैंगे, आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जो कि हमारे को लगता है कि यहाँ पर भी अच्छा पैसा बनता है। उसके अलावा आई थिंक जो थोड़े से, आई थिंक आज से थोड़े दिन पहले तक नो ब्रेनर बने हुए थे, बट अब है ऑन द बिगर कॉन्टेक्स्ट, मैं लार्जर बैंक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ, वो तो आई थिंक हर एक की जबान पे, और मेरे को लगता है उसमें एक एवरेज डिसेंट रिटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो लेट्स, हम एक अगर किसी को बिल्कुल ही है तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स आए हैं, तो दैट इज वन सब सेक्टर। मैं आई थिंक जो छोटे मझौले बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों, चाहे वो पीएसयूज बैंक्स को, उनका मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। आई थिंक उसमें रिजल्ट्स भी काफ़ी चौपी आए हैं, काफ़ी वॉलेटाइल आए हैं, कहीं पर काफ़ी डिसेंट देखने को मिल रहे हैं, कहीं नहीं, और काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स हैं, आई थिंक मार्केट्स ने काफ़ी लॉन्ग रोप दे दिए उन्हें पिछले 5-6-7 साल से, कि भाई दिस इज अनदर बैंक ग्रूमिंग टू बी अ बिग बैनियन ट्री वगैरह, बट हो नहीं पाया। तो आई थिंक मैं उस चीज़ का कायल नहीं हूँ, क्योंकि बैंकिंग में एक और चीज़ मेरा मानना है, देखो, बैंकिंग इज अ गेम ऑफ ट्रस्ट, गेम ऑफ फेथ।
तो जो बड़े दिग्गज काउंटर्स हैं, जैसे अभी हमने रिसेंट टाइम में भी देखा था, पिछले दिनों एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल एक्सीडेंट हुआ था एक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक में। सो आई वाज सॉर्ट ऑफ एक हमारा एक हेल्दी आर्गुमेंट चल रहा था किसी मित्रगण से, नहीं नहीं अब तो बड़े अच्छे वैल्यूएशंस कुछ हो गए। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आई बिलीव दैट बैंकिंग इज अ गेम ऑफ फेथ, गेम ऑफ ट्रस्ट। एक बार हैविंग लॉस्ट दैट ट्रस्ट, नॉट जस्ट वंस और ट्वाइस, मैंने कहा ठीक है वो 10-15% के एक पॉपअप गेम्स हो सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी आउट परफॉर्मर ऑन अ मीडियम, आउट परफॉर्मर विज़ अदर प्रोवन बैंक्स। सो दैट इज थिंग। उसके अलावा आई स्टिल बिलीव कि टेक्नोलॉजी में अब वैल्यू क्रिएशन हो गई है। टेक्नोलॉजी में जिस तरह की करेक्शन हो गई है फ्रॉम द रीसेंट हाइज 15-20% या कईयों में उससे ज़्यादा की करेक्शन हो गई है। और अब यूएस में भी अगर आप देखो, जो एक प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इनिशियली जिस तरह से इरेटिक बिहेवियर चल रहा था, आई थिंक अब धीरे धीरे पटरी लाइन पे आ रही है कि तो और जिस तरह से अब टैरिफ एग्रीमेंट्स वगैरह की बात हो रही है, कुछ हो रही है, तो आई थिंक जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि अगर यूएस में ही ग्रोथ में रुकाव आ जाएगा, तो ऑल दिस टेक्नोलॉजी कंपनी 70-80% दे आर डिपेंडेंट ऑन यूएस ग्रोथ और यूएस मार्केट। तो उसमें मेरे को लगता है कि वैल्यू बन गई है, एंड देयर कुड बी सीरियस पॉकेट जहां पर आप अगर इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा पैसा बन सकता है। एंड फोर्थ या फिफ्थ फाइनल वन इज वो एक आई थिंक बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं थ्रो कर रहा। आई थिंक फार्मास्यूटिकल, आई थिंक पॉकेट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, उसमें एक चैलेंज हैगा नीरज भाई, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ये भी मेरे को किसी एक अच्छे फार्मिस्ट टाइप या आई वुड से रिसर्च टाइप प्लेयर ने समझाया कि इंडिया में अब वो जो जेनरिक ड्रग्स हैं, इंडिया में भी मे बी आई एम लिटिल रॉन्ग ऑन द नेम, ये जो आयुष्मान भारत या ये जो एक आउटलेट्स खुले हैं उससे, तो वो जो जेनरिक जो फॉर्मूला लिख दिया जाता है एंड यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो कि दैट इज अफेक्टिंग इन अ बिग वे, और 1/5 1/10 का फर्क है कॉस्ट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। सो दैट इज वन थिंग विच आई थिंक हमारे को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, जैसे होता है ना, या बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए देखना पड़ेगा कि किसको कितना डेंट पड़ रहा है उस चीज से। सो दैट इज वन मार्केट विच इज डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट, बट पाई काफी बड़ी है कि मतलब ये इसमें पाई काफी बड़ी है, एंड देयर आर सम प्लेयर्स जिनके आई वुड से प्रोडक्ट्स या जेनरिक प्रोडक्ट्स है वो काफी दिग्गज होंगे। सो दिस इज अनदर वन एरिया जो हमारे को लगता है इट डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग। ठीक है, शायद बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस ना मिले, बट एक अच्छा स्टडी गुड रिटर्न मिल सकता है। तो ये 4-5 पॉकेट्स हैंगी जिसमें हम अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं या अपने लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग में ध्यान रखना है, हॉस्पिटल्स में स्पेसिफिकली ध्यान रखना है आपको, और फार्मा में आपको सेलेक्टिवली ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में कि यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। और पंकज जी ने बहुत अच्छी बात की, सिर्फ 2 साल के लिए, ये एकदम मजेदार बात थी, क्योंकि भैया देखो बहुत तेजी से चीजें बदलने लगी हैं आजकल, डिसरप्शंस आ रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। जनौषधि की जो आप बात कर रहे हैं सर, पीएम जनौषधि की दुकान में आप जाइए तो वहां पे जेनरिक के अलावा कुछ ब्रांडेड कंपनी ने भी अपने माल दाम तोड़ के वहां रख दिए, क्योंकि माल बिक ही नहीं रहा, चलो उधर ही बेचते हैं। तो आपको ब्रांडेड भी उसी प्राइस पे मिलेगा जो जनौषधि का प्राइस होता है। तो मैंने वहां पे जाके चेक किया था, ये एक्चुअली बहुत बड़ी थीम है जो डेवलप होती हुई दिख रही है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे पंकज जी कह रहे हैं 2025 में बहुत बढ़िया रिटर्न बने, ये थोड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि मार्केट अभी अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है कि कैसे कैसे चीजें होंगी। तो पंकज जी बहुत मजा आया, बहुत शानदार चर्चा रही, साइकोलॉजी समझने वाली। और उस साइकोलॉजी के साथ मैं तो ये कहूंगा कि भैया अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, सेफ रहो और अलर्ट रहो, और किसी र्यूमर में मत फंसो, और ना ही उनका आदान प्रदान करो, क्योंकि सिचुएशन इस समय वैसी है। पंकज सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और हम लोग ऐसे ही बीच बीच में जब कोई नई थीम आएगी तो आपसे जुड़ते रहेंगे और आपसे मदद लेते रहेंगे सर। थैंक यू सो मच नीरज भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और जल्दी हम दोबारा मिलें, और मेरे को लगता है कि जब हम मिलेंगे या बहुत जल्द हम विश करें कि ये जो वॉर के बादल हैं देश पे, ये जो हैगा ये जल्दी से छटे और हमारा बहुत
स्ट्रॉन्ग देश है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग नेतागण Yes. है, मैच्योर नेतागण है। आई थिंक सूनर और देन लेटर आई थिंक इट्स बैक टू इकोनॉमिक्स और ये सब पीछे होगा। चलो गुड, जय हिंद। We will win the war. It's matter of time. आप चिंता मत करें, लोग जीत के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की सेना। थैंक यू।